हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिंदेश्वरी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री का आज लेक्चर हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पहले 100 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा या फिर अल्बुकर्क? तो इसका राइट आंसर है अल्मीडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 में आगमन हुआ। वो 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंज द्वीप में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या अंग्रेज? तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसने जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हॉकिंस। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वो आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट या सूरत? इसका राइट आंसर है सूरत। कैप्टन विलियम हॉकिंस से सूरत मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाल्वी पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्री की स्थापना की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1601 में, 1632 में, 1774 में, 1651 में? इसका राइट आंसर है 1632 ईस्वी में। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और अक्सर उत्तर 1632 ईस्वी मानता है। कुछ अप्रामाणिक स्रोत से यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजशाही का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण? इसका राइट आंसर है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध, जो 1740 में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अदयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो गया। ला सापल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1760 का वांडीवास युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक? इसका राइट आंसर है फ्रांसीसी के विरुद्ध लड़ा गया था। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। अंबर युद्ध अगस्त 1749 में, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में देश के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया।
वांडीवास का प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था जून में अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में हुआ था अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। बक्सर युद्ध अक्टूबर 1764 में हुआ था। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेज के मध्य। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाल्वी के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। इसका राइट आंसर है थॉमस वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास। इसका राइट आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत। इसका राइट आंसर बिहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपये देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए उपदीवान मुर्शिदाबाद, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। मोहम्मद रजा खान उपनिजाम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत कार्य भारतीय द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा बिहार की दीवानी प्राप्त की थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी। तो इसका राइट आंसर है कि बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली तापालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह सूजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। इसका राइट आंसर है शाह सूजा। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह सूजा काबुल की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसके भाई महमूद शाह शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह सूजा ने काबुल पर राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बंगलोर में, कोयम्बटूर में। इसका राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज। इसका राइट आंसर है टीपू सुल्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगों का उन्मूलन नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन सिलीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स। इसका राइट आंसर है कैप्टन सिलीमैन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे। प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है। उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन सिलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगी को बंदी बना लिया। उनके अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा।
द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 में हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले ले। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां, राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनिस कार्टिल को। इसका राइट आंसर है सर लियोनील कार्टिस। सर लियोनील कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, कर्जन, वेलेजली या लिटन। इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम रेल के निर्माण 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच बिछाई गई थी और दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंगेर का बरहियाताल विरोध क्या था? बकास्त भूमि की वापसी मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की वापसी, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो इसका राइट आंसर है बकास्त भूमि की वापसी मांग। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन वर्ष 1935 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली, डलहौजी, कैनिंग या मिंटो। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था और 1856 से 62 ईस्वी तक था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। क्योंकि कैनिंग जब भारत का गवर्नर जनरल था तो उसी को बनाया गया था भारत का गवर्नर पहला वायसराय। तो इसीलिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग है और भारत का जो पहला वायसराय है वो भी लॉर्ड कैनिंग ही है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में या फिर फरवरी 1857 में। इसका राइट आंसर है दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे बंदूक वाली ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफल में दमदम, अम्बाला, सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाता था जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गया कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। 1857 का विद्रोह नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। 1857 में जगदीशपुर विद्रोह अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हीं सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्तापलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह, हरिकृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, राजा शहजादा सिंह। इसका राइट आंसर है कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव क्रांतियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? इसका राइट आंसर है आरा में शामिल हुए थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। कहता है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने। फैजाबाद में इस विद्रोह को नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प ई होगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुधार सिंह, कुशल सिंह। इसका राइट आंसर होगा राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था।
रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। इसका राइट आंसर है जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा कौन थे? नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर है कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया? इसका राइट आंसर है बिहार प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजल हुक खेराबादा, नवाब लियाकत अली। तो इसका राइट आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अपने प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वो मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे। वो फैजाबाद में आकर बस गए। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और इन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा, अहमद अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था। आपको ये भी याद रखना है कि 50,000 का इनाम किसके लिए रखा गया था? तो अहमदुल्ला के लिए। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर ताकी मीर, जोक, गालिब, इकबाल। इसका राइट आंसर है कि 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रवेश, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम या अधिकारियों की अक्षमता। इसका राइट आंसर है अधिकारियों की अक्षमता। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इससे अतिरिक्त सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। खेतिहर मजदूर ने भाग लिया, साहूकार भाग नहीं लिए थे, कृषक भाग लिए थे, जमींदार भाग नहीं लिए थे। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि 1857 के विद्रोह में किसान, मजदूर, सरभारा ने भाग लिया था। जो भी साहूकार है, लाला है, सेठ है, जमींदार है, इन्होंने भाग नहीं लिया था 1857 के विद्रोह में। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। पूरे देश को भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सके। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों का अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, होलकर के इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा, जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक लहर में ही हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसीलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण की यह पूरा काम करने में उनकी सहायता करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हट्टावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज की मदद की। तो यही एक कथन सही है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था बिहार में? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो इसका राइट आंसर है कूट के माध्यम से इसका उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 5। मतलब दानापुर विद्रोह में शामिल था, पटना शामिल था, आरा भी शामिल था, मुजफ्फरपुर भी शामिल था, जबकि 1857 के विद्रोह में मुंगेर का सक्रिय भूमिका नहीं था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा बेगम ऑफ अवध। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजेश कादरी को नवाब घोषित किया और 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर कब्जा कर लिया। बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई।
1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्र संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन विचार करने वाला है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत शासक उनका साथ देने में कतरा गए। नीचे दे कोड में सही उत्तर चुनिए। दोनों क और का सत्य है, का सही स्पष्टीकरण है, यही इसका राइट आंसर है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाल एवं उड़िया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी, उत्तर प्रांत से मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। इसका राइट आंसर है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से सैनिकों को भर्ती करना शुरू किया। अठारह के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल के सेना 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1857 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सिले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सिले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही इसमें सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। इसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? इसका राइट आंसर है पील आयोग। जो पील आयोग है यह 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए इसका गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 कर दिया। मतलब यानी कि जहाँ पर 2 भारतीय रहेंगे उसमें 1 जो है यूरोपीय सैनिक रहेंगे, जबकि मद्रास बम्बई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। मद्रास बम्बई में 3 भारतीयों पर 1 यूरोपीय सैनिकों को रखा गया। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्होंने ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। यही इसका राइट आंसर है कि रैयत जो है नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। 1859-60 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरोध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिकों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा अपनी उपज बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर बहुत ही कम थी पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार की बेकार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, कौन सा प्रथा? जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवारी, दाहलासा प्रथा। इसका राइट आंसर है रैयतवाड़ी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। इसका राइट आंसर है करम शाह। पागल पंथ एक अर्ध धर्म संप्रदाय था जिससे बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा टीनेट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर नियुक्त किया। फराजी कौन थे? हाजी सैयदुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी।
इसका राइट आंसर है फराजी जो है वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह 1838 से 60 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने। कुक्का आंदोलन किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु राम सिंह के द्वारा कुक्का आंदोलन चलाया गया था। कुका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना, इस धर्म को शुद्ध करना। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया, जहां इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई। 1857 के दंगे का तत्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। इसका राइट आंसर है महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज। जो 1857 के दंगों का विद्रोह था उसमें ये सभी कारण थे: अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। लेकिन यहाँ पे पूछा तात्कालिक कारण, मतलब किस कारण से विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो उसका राइट आंसर है महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज। दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी में हुआ था। 1875 ईस्वी में दक्कन में क्या हुआ था कि भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों को अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना, न्यास व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हित की रक्षा करने में विफलता। इस परिस्थिति में 1875 और 76 का काल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जो 1875 के दक्कन विद्रोह का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर है वासुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 83 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई। 1833 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा। इसका राइट आंसर है बड़ौदा। बघेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेज सरकार के विरोध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवारों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके फलस्वरूप बघेरों सरदार ने विद्रोह कर दिया। 1818-19 के मध्य अंग्रेजी प्रवेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? कुकी, खोंड, उराव, नाइकदा। इसका राइट आंसर है खोंड जनजाति। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 37 से 56 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1837 से 56 तक। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का प्रत्यारोपण, करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारी और साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को उनके कष्टों का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया। परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807 से 8, 1820 या 1858 से 59 या 1889। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह से के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोल विद्रोह 1831 से 36 में, संस्थाल विद्रोह 1855 से 56 में, मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। अतः इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है।
1855 में संस्थानों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? कैप्टन नेक हैविले, लेफ्टिनेंट वॉस्टिन, मेजर बारो, कर्नल हाइट। इसका राइट आंसर है मेजर बारो। 1855 में संस्थान ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। उन्होंने एक साथ पुलिस और दिग्गियों पर आक्रमण कर दिए। इसका नेतृत्व सिद्धों, कानो, चांद और भैरव ने किया था। संस्थाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीर पैंती के युद्ध में संस्थालों ने हरा दिया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1885 में, 88 में, 1890 में या 1895 में? राइट आंसर है 1895 में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जमींदारी, ठेकेदारों, बंडियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया है, इसीलिए विकल्प डी सही होगा। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संस्थाल से, कच्छ, नागा से, कोल से, बिरसा मुंडा से। इसका राइट आंसर है बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से भी जाना गया। इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था, खूंटकट्टी या मंडारी जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 99 से 1900 के बीच हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिक्कू गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार एवं कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गया। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। इसका राइट आंसर है रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवता बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायी से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक विद्रोह का प्रयोग किया। 1899 से 1900 मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है झारखंड। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? कच्छ, सिंहभूम, पश्चिमी घाट, सतारा। इसका राइट आंसर है सिंहभूम में। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम क्षेत्र में हुआ। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। हौज विद्रोह हुआ था 1620 से 21 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान या 1920 से 21 के दौरान? इसका राइट आंसर है 1820 से 21 के दौरान संस्थाल परगना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़। इसका राइट आंसर है ई। क्योंकि छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी तथा 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही थी। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलिगार, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी। इसका राइट आंसर है हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर है लॉर्ड लिटन। 1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति का स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हो गया। 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि हो गई। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया रिपन के द्वारा और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 80 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था।
इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था वो किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वो किसी भी ऐसी सामग्री को नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालय की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्र के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदाय के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ। इसका राइट आंसर है जमींदारों के साथ। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया था। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। इसका राइट आंसर है कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1885 ईस्वी में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बिहार और बंगाल में किराएदार अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें किसानों को, भूमि मालिक, जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने? इसका राइट आंसर है सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती मूल शंकर का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत के निवासी ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की थी। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं पाखंड खंडन, वेदभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत का खंडन प्रमुख है। तो क्वेश्चन था सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। तो इसका राइट आंसर है अमृत बाजार पत्रिका की रचना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 में कलकत्ता में की गई। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक बने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस, जनरल। इसका राइट आंसर है लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग या उदार रजवाड़े। इसका राइट आंसर है बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। उदार रजवाड़े को छोड़कर सभी को यहाँ पर आकर्षित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत कहा गया है। एक बार फिर से सुन लीजिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। इतने सारे नामों से संबोधित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन थे। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इसके समर्थन उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी वर्ष 1827, 1829, 1831 या 1843 में?
तो इसका राइट आंसर है कि राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। दिए गए विकल्प में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1816, 1820, 1828, 1830। इसका राइट आंसर है 1828 ईस्वी में। सती को गैरकानूनी किसने घोषित किया था? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, कर्जन। इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1880 में से बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम, पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, रासबिहारी बोस। इसका राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से 1869 में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में 97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902 को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में शिकागो गए, जहां उन्हें पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष पर मुझे मच्छरों की बहुत भर्त्सना की। इनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सभा में भाग लिया था? इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर है 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। इसका राइट आंसर है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फुले ने। 1873 में सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने की। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके आदि अवसरवादी धर्मग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फूले। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है मैडम HP ब्लॉटवेस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एंग्लो आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया और वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। पद्माबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फूले।
प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रानाबाई रानडे से रही है। महादेव गोविंद रानडे की पत्नी श्रीमती रामाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। यदि विकल्प ए में रामाबाई नाम होता तो सही उत्तर वही होता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना था और तारांकित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेव सन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है वह है आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया के लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। लोक हितवादी का है गोपाल हरि देशमुख। सत्य शोधक समाज का है ज्योतिबा फूले। और रहनुमाई मजदेव सन सभा का नौरोजी फुरदौन जी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबीबंद सामाजिक बाइकआउट एक स्वरूप था 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। यही इसका राइट आंसर है। जो नाई धोबीबंद बाइकआउट था 1919 का, वह किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का एक संगठन खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले के एक जागीर में नाई धोबीबंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र। इन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1922 के मध्य वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। पंजाब हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1850, 1895, 1900, 1905। इसका राइट आंसर है 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। पंजाब की भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होकर समाप्त हो गया। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान को नगद में परिवर्तन करना। अवध का जो एका आंदोलन है वो 1921 से 22 में हुआ था। इसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन से, बिहार के जातीय आंदोलन से, बिहार के किसान आंदोलन से, बिहार के मजदूर आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर है बिहार के किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं कारण इसे किसान प्राण कहा जाने लगा। किसान प्राण किसे कहा जाता है? स्वामी सहजानंद को। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है बिहार में किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, आरसी दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। इसका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली से संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया था। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765 ईस्वी में। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 में। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 57 में। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 और बराबर के संघ की नीति 1835 से 1947। निम्नलिखित में से किसको बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि वे दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों का मोहम्मद रजा खान और राजा सितार राय को पदच्युत कर दिया और द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी। लेकिन
वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समझ शक्ति कंपनी के पास है, नवाब के पास सत्ता की केवल छाया है। उसने प्रवर समितियों को लिखा कि यह नाम छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोंसले, दौलत राव सिंधिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था, वह सने सने विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जबकि कंपनी ने अब निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 तथा 1800, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, उसके बाद है अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बराड़ के भोंसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया फरवरी 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था? 1858 में, 76 में, 77 में, 85 में। इसका राइट आंसर है 1877 में। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिसने महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिट्टन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इस समय दक्कन में भीषण अकाल 1877 पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपये व्यय किया, विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इस घटना की तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। मतलब कि दक्कन के में जो अकाल पड़ रहा था उसके कारण लोग मर रहे थे और यहाँ विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, WC बनर्जी या तैयब जी। तो 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब ने किया। तो इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एवं ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर है 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा एल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या यंग बंगाल इंडिया एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। इसका राइट आंसर है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। नेक्स्ट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874 में, 77 में, 85 में, 92 में। इसका राइट आंसर है 1874 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 74 में इन्हें पद से हटा दिया गया। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जो राजनीतिक विरोधों को लेकर आवाज़ उठाए थे। उन्होंने मानव अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्रपाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 80 में, 81 में, 1882 में, 1883 में। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में राघवाचारी जी सुब्रमण्यम तथा P आनंद चार्लो द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52, 62, 72, 82। का राइट आंसर है 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने की थी। इसके प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक थे
असैनिक सेवक, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। इसका राइट आंसर है असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, पुणे। इसका राइट आंसर है मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला मुंबई में हुआ। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें 38 प्रतिनिधि बम्बई महाप्रांत के, 21 मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से, 7 उत्तर प्रदेश अवध से, 3 पंजाब से सम्मिलित थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और ए.ओ. ह्यूम इसके सचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश अगरकर, सुरेंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने 1886 में कलकत्ता में हुआ इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय किया गया। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? 1922, 1924, 1928, 1930। इसका राइट आंसर है 1924। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था।